हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 15 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे हम लोग ग्रामर, स्ट्रक्चर और नए इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एडिटोरियल बैच माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर लाइव चल रहा है शाम में 6 बजे डेली। रिकॉर्डेड भी क्लास होता है और लाइव भी रहता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 एडिटोरियल का एनालिसिस इसमें किया जाता है वोकैबलरी के साथ, जिससे आप बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स और बहुत सारे ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। द G7 समिट एट कार्बिस बे। G7 समिट हुआ कहाँ? कार्बिस बे में। सेंट आउट 2 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेज। इससे 2 बहुत ज़बरदस्त मैसेज दुनिया को मिला। द फर्स्ट वॉज ड्रिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन। पहला मैसेज किसके द्वारा था? जोसेफ बाइडेन के द्वारा, जो कि न्यू प्रेसिडेंट है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और उनका प्रतिज्ञा था कि अमेरिका वापस आ चुका है विश्व के समस्याओं का समाधान करने के लिए नेतृत्व के भूमिका में। मतलब विश्व का सबसे बड़ा गार्जियन होने के नाते अमेरिका विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए फिर से तैयार है। द G7 समिट, the G7 commitment to donate 1 billion coronavirus to poorer countries and to invest $12 trillion in their combined pandemic recovery plan। 2 चीज़ें थी G7 की। एक कमिटमेंट किया गया था कि जो गरीब देश हैं उनको 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन दिया जाएगा दान में, उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे देशों से। और कंबाइंड तरीके से G7 के सभी सदस्य मिलके ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक से रिकवर करवाने के लिए पूरे विश्व को $12 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों कमिटमेंट को पूरा करने के लिए G7 बहुत हद तक यूएस के कमिटमेंट पर निर्भर कर रहा है कि यूएस अपना वादा निभाएगा तब G7 जो है इस काम को पूरा कर पाएंगे। द स्पेशल कम्युनिक ऑन ओपन सोसाइटीज़ फॉर द G7 आउटरीच and the invitation to fellow democracies India, Australia, South Korea and South Africa are also an extension of his stated commitment to convening a democracy summit this year। देखिए, एक स्पेशल घोषणा पत्र जारी किया गया ओपन सोसाइटीज़ पर G7 आउटरीच के लिए। ठीक है कि G7 का जो मैसेज है, G7 की जो बातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुंच सके। ठीक है। और इनविटेशन दिया गया दूसरे प्रजातांत्रिक देशों को, जैसे भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और साउथ अफ्रीका को। ये एक तरह का एक्सटेंशन है। किस चीज़ का एक्सटेंशन है? जो उन्होंने अपना कमिटमेंट किया था। ठीक है, कमिटमेंट उन्होंने किया था कि इस साल डेमोक्रेसी समिट होगा, मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक जो देश हैं उनका एक शिखर सम्मेलन करवाया जाएगा। तो उसी क्षेत्र में उठाया गया एक अगला कदम है। इवन द स्लोगन फॉर द G7 बिल्ड बैक बेटर वाज ए व्हाइट हाउस टर्म। जो स्लोगन था G7 का, G7 कंट्रीज़ का स्लोगन क्या था? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, ये व्हाइट हाउस के द्वारा दिया गया एक टर्म था जो अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब रिकवरी प्लान को डिक्लेयर करता है, बताता है। द सेकेंड मैसेज वाज द कंसेंसस एमंग्स्ट द 7 मेंबर कंट्रीज़। और जो दूसरा मैसेज विश्व को दिया गया G7 समिट के द्वारा, वो G7 के जो 7 सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच एक कंसेंसस था चाइना को काउंटर करने के मामले में। काउंटर करने का मतलब उसका सामना करने के मामले में, उसका विरोध करने के मामले में जो कुछ वो कर रहा है। चाइना बहुत सारा गलत सलत कदम उठाता है ना। द फाइनल G7 कम्युनिक होल्ड्स नो लेस देन 4 डायरेक्ट रेफरेंसेस टू चाइना। जो अंतिम G7 या जो फाइनल G7 घोषणा पत्र निकाला गया उसमें 4 डायरेक्ट रेफरेंस किया गया है चाइना के बारे में। अब चारों के चारों ईच नेगेटिव है।
और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बीजिंग यानी चाइना की सरकार का आलोचना किया गया है इसके राइट्स रिकॉर्ड के मामले में जिनजियांग में, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के मामले में हांगकांग में, और नॉन मार्केट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के मामले में। जो चाइना सी में चाइना हरकतें कर रहा है, एक्शंस ले रहा है, उसके ऊपर चिंता भी जाहिर की गई और एक डिमांड भी रखा गया कि कोविड-19 वायरस के ओरिजिन को ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। दो हालांकि द बोनहोमी एमंग द G7 लीडर्स वाज पाल्पेबल। बोनहोमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। G7 जितने भी लीडर्स थे, जितने भी राष्ट्र G7 के हैं, उनके जो नेता वहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके बीच फ्रेंडलीनेस एकदम पाल्पेबल था। पाल्पेबल था मतलब स्पष्ट दिख रहा था, कोई भी महसूस कर सकता था कि सभी जितने भी नेता हैं G7 कंट्रीज़ के, वो सब के सब आपस में एक दूसरे से सहयोग के साथ बहुत तत्पर हैं। फिर भी द डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन द ग्रुपिंग रिमेन ए चैलेंज। ठीक है, लेकिन जो देशों के बीच अभी भी मतभेद है, जो विरोधाभास है, वह एक चुनौती बना हुआ है। इवन 2 डिकेड्स एगो, आज ही नहीं, दो दशक पहले यानी 20 साल पहले भी क्वेश्चंस वेर रेज्ड, प्रश्न उठाए गए थे। किस चीज़ के मामले में? अबाउट वेदर द ग्रुपिंग कुड क्लेम इट्स मैंटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, कि क्या इस समूह को विश्व के सबसे अमीर देश होने का अपना खिताब दावा करना चाहिए कि भैया हम सबसे अमीर देश हैं। ठीक है, अर्लियर G8 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक देश बाहर हो गया इससे। वेन इमर्जिंग इकोनॉमीज चाइना एंड इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड, जबकि जो विश्व के जो उभरते हुए अर्थव्यवस्था हैं, भारत और चीन इस ग्रुप में शामिल नहीं हैं, तो क्या दावा कर सकते हैं ये लोग कि ये विश्व के सबसे बड़े ताकतवर, आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं? ऑन इकोनॉमिक इशूज द EU इज मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट दैन द इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज। इकोनॉमिक मामले पर बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज़ की तुलना में। मतलब यहाँ पर मतभेद क्या है G7 कंट्रीज़ के बीच में आपस में? तो मतभेद इस मुद्दे पर है कि G7 कंट्रीज़ जो देश हैं, वो क्या अभी अपने आप को विश्व का सबसे अमीर देश घोषित कर सकते हैं? इस मामले में 2 अड़चन है। पहला तो कि है कि विश्व का 2 बहुत ताकतवर अर्थव्यवस्था, भारत और चीन, इस समूह में शामिल नहीं है। तो आप कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि आप सबसे हैं? पहले उसको भी शामिल कीजिए और देखिए कि वो आपके तुलना में कहाँ ठहर रहा है, उसका विकास दर क्या है दोनों देश का। दूसरा चुनौती आ रहा है कि आप यदि कह रहे हैं कि G7 जो पहले G8 था, यदि विश्व का सबसे अमीर देशों का समूह है, तो यूरोपियन यूनियन को आप क्या कहिएगा? आर्थिक मामलों पर यूरोपियन यूनियन एक ज़्यादा यूनाइटेड संगठन है G7 कंट्रीज़ के तुलना में, क्योंकि G7 कंट्रीज़ इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं जो किसी भी बात के डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट होने पर अलग हो सकते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ही महादेश के अंदर एक साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चुनौतियां हैं, जो ये सब मुद्दे हैं जिन पर आपस में देशों के G7 देशों के बीच सहमति नहीं है। खैर, फाइनली द प्रीमाइज ऑफ ए ग्रुप लाइक द G7 का जो ग्रुप है उसके जैसा जो प्रीमाइज है वो एक एक्सक्लूसिव क्लब के जैसा है। क्लब कैसा? जिसमें द हैव्स या द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट का कहानी चल रहा है। मतलब कि जो सबसे अमीर या जो सबसे रईस लोग हैं उनके बाकी लोगों से टक्कर जैसा है। और ये जो प्रेमाइस है, ये जो वातावरण है, इस सीम्स एनाक्रोनिस्टिक है। मतलब ऐसा एनाक्रोनिस्टिक प्रतीत होता है। यदि कोई चीज़ एनाक्रोनिस्टिक है तो इसका मतलब वो वर्तमान समय के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। इन ए वर्ल्ड, इस दुनिया में एनाक्रोनिस्टिक है, दैट इज़ मच मोर इंटरलिंक्ड नाउ देन इन 1975।
मतलब ये दुनिया जो है अब बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरी जुड़ी हुई है 1975 की तुलना में। तो बोले 1975 से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि वही यह समय था जब ग्रुपिंग फर्स्ट केम अबाउट। कम अबाउट का मतलब अस्तित्व में आना। तो G7 जो ग्रुप है 1975 में ही सबसे पहले अस्तित्व में आया था, और उस समय दुनिया जो है उतनी इंटरलिंक्ड नहीं थी। तो जिसके कारण ये सातों देश अपने आप को सबसे अमीर देश कह करके एक ग्रुप बना लिए, बात समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो चुकी है। व्यवसाय जो है किसी एक देश का नहीं रह गया है कि एक देश के व्यवसाय अर्थव्यवस्था से सिर्फ उसी देश पर असर पड़ेगा, दूसरे देश पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है अगला पॉइंट, देखिएगा। इंडिया ए स्पेशल गेस्ट टू द G7 या G8 सिंस 2003। 2003 ईस्वी से लेके G7 बोलिए चाहे G8 बोलिए, उसका एक स्पेशल गेस्ट रहा है भारत। हैज ऑल्सो मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स, इसने अपना एक स्वतंत्र रास्ता अपनाया है, उसको बरकरार रखा है, खास तौर से स्पेशली ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल मामलों पर। मतलब यह ग्रुप में होके भी ग्रुप गुटबाजी को समर्थन नहीं देता है। मतलब अलग, इसका यदि राय अलग है किसी राजनीति के मुद्दे पर, तो वो अपनी अलग राय को रखता है और उसके अकॉर्डिंग ही चलता है वो भारत। जबकि 2003 से इसको स्पेशल गेस्ट के रूप में G7 G8 में शामिल किया गया है। आगे देखिए, इट इज सिग्निफिकेंट दैट द G7 आउटरीच कम्युनिक्स दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज। जो G7 का आउटरीच कम्युनिक्स था, जो घोषणा पत्र था जिससे वो G7 के बाहर वाले देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं G7 के कंट्रीज, ठीक है। उस घोषणा पत्र में गेस्ट कंट्रीज को भी शामिल किया गया, यानी भारत भी शामिल है। तो अच्छी बात यह है कि यह घोषणा पत्र डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंस टू चाइना। इस घोषणा पत्र में चाइना के बारे में वो बातें नहीं कही गई हैं एज द मेन डॉक्यूमेंट, जैसा कि मेन डॉक्यूमेंट में कहा गया। मेन डॉक्यूमेंट में 4 पॉइंट लिखा गया ना, चारों पर निगेटिव पॉइंट दिया गया, चाइना को क्रिटिसाइज किया गया उसको। लेकिन ये जो आउटरीच वाला कम्युनिक है, मतलब G7 के बाहर के देशों तक जो जाएगा घोषणा पत्र या जो संवाद, उस संवाद में चाइना के बारे में ऐसी बातें नहीं कही गई हैं, ठीक है। क्यों? इससे भारत को क्या लेना देना है भाई? तो लेना देना ये है कि चीन जो है भारत का इमीडिएट नेबर है। भारत चीन से दबना नहीं चाहेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत भारत चाहेगा कि चीन से उलझा भी ना जाए। अब विशेष परिस्थिति आ जाए, चीन मजबूर कर दे, तो उलझेंगे ही, जवाब देंगे ही। लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक पॉलिसी बोलता है कि चीन से उलझना अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो उस स्थिति में अगर जो ये आउटरीच वाला कम्युनिक है G7 का, उसमें चाइना के बारे में कुछ नेगेटिव बात लिखा जाता है और गेस्ट कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है, तो भारत भी उस नेगेटिव बात में इंक्लूड होगा, जिससे भारत और चाइना के अपने द्विपक्षीय रिश्तों पर गलत असर पड़ सकता है। तो इसलिए बात कहा गया एडिटर के द्वारा कि महत्वपूर्ण है कि G7 का जो आउटरीच कम्युनिक है, जिसमें गेस्ट कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया है, उसमें चाइना के बारे में वैसे रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं जैसा कि मेन डॉक्यूमेंट में दिया गया है। एंड MEA ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट चाइना एग्रेशन वाज नॉट रेज्ड एट द आउटरीचेस। और MEA ऑफिशियल ने ये बात क्लियर किया कि आउटरीचेस पर चाइना का कोई एग्रेशन नहीं रेज किया गया, विच फोकस्ड ऑन द पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। और ये जो डॉक्यूमेंट था, ये मुख्य रूप से फोकस किस चीज़ पर कर रहा था? पेंडेमिक पर, क्लाइमेट चेंज पर और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पर, ठीक है। इंडिया वॉइस्ड कंसर्न्स about some clauses in the joint communique on open societies। ओपन सोसाइटीज़ के मामले पे जो जॉइंट कम्युनिक जारी किया गया, ठीक है, उस पर इंडिया ने अपना कंसर्न वॉइस किया, अपनी चिंता जाहिर की उसके कुछ क्लाउजेस पर, ठीक है। उन क्लाउजेस में कंडेम किया गया था राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म को, मतलब बढ़ते हुए निरंकुशवाद को, नेट शटडाउन्स को। मतलब नेट शटडाउन्स मतलब भारत ने और बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं उसको, बंद कर दिया ना वेबसाइट्स को, जिसमें बहुत सारे पॉर्न वेबसाइट्स और दूसरी तरह की चीज़ों को, PUBG वगैरह को शट डाउन करवा दिया इंडिया में।
मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, मतलब बहुत सारी सूचनाएं ऐसी दी गई पब्लिक डोमेन में जिसको सरकार ने अपने हिसाब से छेड़छाड़ किया और अपने लाभ के लिए उसके साथ मैनिपुलेशन किया। एंड राइट्स वायलेशन को, और बहुत सारे, देखिए भाजपा की जो सरकार है अभी मोदी जी की, इस पर बहुत सारे आरोप लगते रहे इन सब तरह के राइट्स वायलेशन का, कि दूसरे के अधिकारों का हनन किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कानून बना बना के। ये सब ऐसे एरियाज़ हैं वेयर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑफ्टन बीन क्रिटिसाइज इटसेल्फ, जहाँ पर मोदी सरकार का भी भर्त्सना और आलोचना किया जाता रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, इसलिए भारत ने इन सब मुद्दों पर अपना चिंता जाहिर कर दिया जब इन सब मुद्दों पर कंडेम किया गया किस जॉइंट कम्युनिक में। तो ठीक है, एड्रेसिंग द सेशन ऑन ओपन सोसाइटीज़, मिस्टर मोदी सेड दैट, ओपन सोसाइटीज़ पर सेशन को संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया इज़ ए नेचुरल एलाई टू द G7, भारत जो है G7 समूह का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन द प्रेजेंट, वर्तमान समय में, द गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड, सरकार से उम्मीद किया जाएगा, टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट्स, कि सरकार अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहे, पालन करे। किस मामले पर? एट द G7 आउटरीच के मामले पे, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैम्पडाउन्स, इंफॉर्मेशन क्लैम्पडाउन जो किया जा रहा है, ठीक है, इस मामले पर। गिवन दैट इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया था 2020 में। तो ये था आपका 15 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। ये बैच जो माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर चल रहा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, हर हालत में ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, ये बैच एक ऐसा बैच है जो आपके इंग्लिश को ओवरऑल सही करता है, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंस को तो डेवलप करता ही करता है, आपके वोकेबलरी को इम्प्रूव कराता है, सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स जो कि आज के अपडेटेड पैटर्न वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये बहुत सारे चीज़ों जैसे स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, उसको एक रैपिड रिवीजन करने का मौका देता है अगर आपने इंग्लिश का कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट कर लिया है तो, या फिर आप एक महत्वाकांक्षी एस्पायरेंट हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं और अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं और आपको वर्ड्स के स्टॉक की कमी महसूस होती है, या फिर वर्ड स्टॉक्स हैं लेकिन उनको अपग्रेड करना चाहते हैं, उस हालत में भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका खर्च क्या है? प्रतिदिन 1 घंटे का समय और प्रति महीने मात्र 99 रुपये का इन्वेस्टमेंट, इसके बदले इतना सारा कुछ मिलना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट और क्या है कि 2 एडिटोरियल का जो एनालिसिस डेली दिया जाता है उसमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ड कंप्लीट इंग्लिश का सेट दिया जाता है जो एकदम अपडेटेड पैटर्न के अनुसार होता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए शेयर करके, हमारा भी और अपने दोस्तों का भी। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, धन्यवाद।